everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy. आज हम करने वाले हैं आपकी थर्ड क्लास स्टार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। यूनिट नंबर 1 ही अभी हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने करे थे वो हमने करे थे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह करे थे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह कर लिए थे शुरू की 2 क्लासेस के अंदर। उसके अंदर से हमने जान लिया था कि क्या क्या हमारे बेसिक चीजें रहने वाली हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो जो वर्डिंग्स आएंगी। उसके अंदर हमने एक छोटी सी चीज भी जानी थी, एक रेजिडेंशियल स्टेटस। उसको डिटेल के अंदर हमने नहीं पढ़ा था, बट अब जो है एक रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस एक पूरी, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, थ्योरेटिकल के अलावा वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशंस पूछ ली जाती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वही सब चीजें कराने वाला हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राई करेंगे इसको आज की वीडियो के अंदर खत्म करने का, नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको खत्म करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो इनकम टैक्स के अंदर हम समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री मिलेगी। ये तो आपको पता है ना, आपको फ्री क्लासेस प्लस फ्री मटेरियल मिल रहा है। कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ फ्री? ये मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड पिन कमेंट, तीनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो अब इनकम टैक्स के अंदर जो है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नंबर ऑफ अ डे पर्सन स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस ईयर नॉट बाय सिटीजनशिप और पासपोर्ट। यानी कि सीधा सीधा ये बोला गया है, इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा वो ये बोलता है कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है हमें। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि आप हमारे देश के नागरिक हो या नहीं, आप भारत के रहने वाले हो या नहीं हो, क्या आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इंडिया के अंदर कितने दिन रहे हो, कि हाउ मेनी डेज यू आर स्टेड इन इंडिया। कौन कौन से साल में? हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो अभी चल रहा है, और जो प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अंदर कुल मिलाकर आप कितने दिन इंडिया के अंदर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन किया जाएगा। आपकी सिटीजनशिप के अकॉर्डिंगली कि आप हमारे देश के सिटीजन हो या नहीं हो, पासपोर्ट आपके पास हमारे देश का है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखा जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ और सिर्फ किस वजह से देखा जाएगा? आप कितने दिन इंडिया में रहे हो। ठीक है, भले से आप सिटीजन हो, अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सिटीजन होता है बट रेजिडेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन है, रहता वो इंडिया में, बट हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट हो, क्योंकि वो इंडिया के अंदर उतना दिन रहा ही ना हो जितना जो है रिक्वायर्ड है एज पर टू द इनकम टैक्स एक्ट। और हो सकता है एक फॉरेन सिटीजन है जो बाहर पैदा हुआ, बाहर पला बड़ा, बट वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि उसने कंडीशन फुलफिल कर दी, यानी कि जो कंडीशंस, जितने दिन रहने वाली कंडीशन थी इंडिया के अंदर की आपको इतने दिन रहने ही रहना है, वो उसने फुलफिल कर दी, तो वो क्या बन गया? इंडिया का रेजिडेंट बन गया। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से डिफाइन किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, कि कितने दिन आप रुके हो। ठीक है ना, इनकम टैक्स ने जो है वो डिफाइन कर दिया कि कितने दिन आपने रुके हो। इनकम टैक्स ने क्राइटेरिया दे दिया, अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर आओगे, और अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो क्या होगा? आप जो है रेजिडेंट नहीं होगे। भले से आप देश के सिटीजन हो, आपका रिलीजन कुछ भी हो, आप जो है पासपोर्ट हो या नहीं हो, डोमिसाइल हो या नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास जो है वो है अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि डे के अकॉर्डिंगली आप रहे हो इंडिया के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है इनकम टैक्स के अंदर इसको इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है? क्यों? इससे रिलेटेड हमारा जो है पूरा चैप्टर आपका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड दे दिया है। तो मैं बताता हूँ ऐसा ये क्यों हुआ है। तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो ये डिसाइड करता है कि हाउ मच इनकम विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। यानी कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो ये बताएगा कि आपको कितनी इनकम इंडिया के अंदर पर टैक्स पे करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इंडिया में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, और जो है उनका दोनों जगह से बिजनेस चल रहा होता है। तो आप अगर इंडिया के रेजिडेंट हो गए तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर नहीं होगे तो उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इस वजह से निकालना जरूरी है ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी पता लग जाए इंडिया के अंदर कि कितना टैक्स आपको फुलफिल करना है, कितना टैक्स आपको भरना है। तो अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस की जो है अलग अलग टैक्स लायबिलिटीज होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो जैसा जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल, रेजिडेंट पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, यानी एक रेजिडेंट है जो इंडिया के अंदर रहता है, ठीक है, इंडिया की रेजिडेंशियल शिप के अंदर वो आ गया,
और जो है वो ग्लोबल इनकम के ऊपर, यानी दुनिया भर के अंदर जहां पर भी वो पैसा कमा रहा है वहां से क्या कर रहा है, वो अपना जो है ग्लोबल इनकम के ऊपर इंडिया के अंदर टैक्स भर रहा है। और एक नॉन रेजिडेंट है, पे टैक्स ओनली ऑन इनकम अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स भर रहा है जो कि उसने इंडिया के अंदर कमाई। यानी अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो आप दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी पैसे कमाओ, आपको टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप जो है इंडिया के अंदर सिर्फ उसी इनकम के ऊपर टैक्स दोगे जो आपने इंडिया के अंदर कमाई। इंडिया से बाहर कुछ भी कमाया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी चीज आपने इंडिया के अंदर कमाई उसके ऊपर इंडिया पर टैक्स दोगे। तो यानी कि जब भी हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है उससे पहले हम एक इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। अगर वो रेजिडेंट होगा तो उससे उसने दुनिया भर में जितनी इनकम कमाई होगी हम उस पर से उसका टैक्स ले लेंगे। और अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो हम उससे सिर्फ उसी चीज के ऊपर टैक्स लेंगे जो उसने जो है इंडिया के अंदर कमाई। ठीक है, इस तरीके से जो है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने से हमें यह मदद मिलती है, हमें यह पता लग जाता है कि एक इंसान रेजिडेंट है या नहीं है, हमारे देश का रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी उसने फॉरेन इनकम कमाई क्या वो हमारे देश के अंदर उस पर टैक्स देगा या नहीं। अगर वो रेजिडेंट होगा तो टैक्स देगा और अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो टैक्स नहीं देगा। तो हमारे देश के अंदर किसी भी इंसान की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, जो वो बाहर दूसरे देश से पैसा कमा कर आ रहा है उस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना, वो डिसाइड किया जाता है। और थर्ड चीज है टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, एक इंसान की इनकम कैलकुलेट करने के लिए अगर रेजिडेंट होगा तो उसकी इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों चीज यानी पूरी ग्लोबल इनकम जो है उसकी निकाली जाएगी। और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ उसकी इंडियन इनकम कैलकुलेट की जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाया जाएगा। और चौथी बात है टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए, यानी कि जो रेजिडेंट होगा उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जितना भी पैसा उसने कमाया सारी इनकम के ऊपर टैक्स इंडिया के अंदर लगेगा। और जो नॉन रेजिडेंट होगा सिर्फ उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी, जो इंडिया के अंदर उसने इनकम कमाई उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक साल निकाल लिया, आपने बोल दिया कि इस साल मैं रेजिडेंट हूँ तो आप हर साल इंडिया के अंदर रेजिडेंट रहोगे अगले 10-15 साल, ऐसा नहीं होता। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना ये हर साल जो है डिटरमाइन किया जाता है, ये हर साल निकाला जाता है, हर साल पता करा जाता है कि एक इंसान जो है वो रेजिडेंट है या नहीं। हर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हर साल चेक होता है, तो ये परमानेंट नहीं होता। ये याद रखिएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस कभी भी परमानेंट नहीं होता, ये हर साल बदलता रहता है। यानी कि जैसा प्रीवियस ईयर की कंडीशंस होंगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर आप कितने दिन रहे हो इंडिया के अंदर, कितने दिन नहीं रहे, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका डिफाइन किया जाएगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या फिर आप नहीं हो सकता है एक इंसान है, ठीक है, एक मिस्टर ए है, वो रेजिडेंट है इस साल, हो सकता है इस साल वो रेजिडेंट है हमारे देश के, मगर अगले साल क्या हो जाए वो नॉन रेजिडेंट हो जाए, फिर अगले 2 साल फिर से रेजिडेंट हो जाए, कुछ पता नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंसान अगर रेजिडेंट है वो तो हमेशा ही रेजिडेंट रहे, ये चीज कभी भी परमानेंट नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर पर डिपेंड करती है। एक इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस कभी भी बदल सकता है, कभी रेजिडेंट है कभी नॉन रेजिडेंट है। तो ये जो चीज है ये डिपेंड करती है आप कितने दिन इंडिया के अंदर रहे हो, इस चीज ये चीज जो है इस चीज पर डिपेंड करती है। यानी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने दिन इंडिया के अंदर रहे हो ये बताएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है अलग अलग इंसानों का निकाला जाता है, यानी कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसने ये जो हमारे अलग अलग पर्सन है, हमने 7-8 पर्सन पढ़े थे हमने, ठीक है, कौन कौन से थे, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेकंड क्लास के अंदर ये हमने बहुत अच्छे से कर लिया था, जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं। सब कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सातों चीजें क्या होती हैं और इनको पर्सन के अंदर क्यों लिया जाता है ये सब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। पर्सन जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अपने क्लियर कर लिया था। तो ये जितने भी पर्सन हैं तो हर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए अलग अलग रूल बना रखे हैं इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर। अगर एक इंडिविजुअल है या फिर एक कंपनी है तो दोनों का रूल सेम नहीं है, दोनों का रूल्स क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का निकालने का अलग तरीका होगा, एक कंपनी का निकालने का अलग तरीका होगा। तो बेसिकली यही बोला है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 7 पर्सन के लिए 7 टाइप्स के आपके पर्सन है और 7 टाइप्स के पर्सन के लिए आपके अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए तरीके हैं। और आपके लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिविजुअल से ही रिलेटेड आते हैं कि एक इंसान का जो है
ये रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। अब रेजिडेंशियल स्टेटस समझते हैं किसी भी इंडिविजुअल का कि एक इंसान का जो है कैसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो है दो स्टेजेस के अंदर निकाला जाता है, यानी कि अगर आपको ये बताना है कि एक इंसान है, एक पर्सन है, इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नहीं है, ये बताने के लिए आपको दो स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 के अंदर आप ये पता करोगे कि वो इंसान रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दो ही कैटेगरी है आपकी, या तो रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, अब आपने दोनों में से पिछले साल की जो भी डेज की कंडीशन है वो मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। आपने पता कर लिया कि ये इंसान जो है, फला इंसान मिस्टर ए जो है ये रेजिडेंट है या नहीं। अब जो है, अब मान लीजिए वो रेजिडेंट निकल गया, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी जो है सिर्फ एक ही है। अब मान लीजिए रेजिडेंट निकल गया कि ये बंदा जो है रेजिडेंट है इंडिया का। अब ये पता लगाने के बाद भी हमारी दो कंडीशन आती है, एक आती है ROR या फिर एक आती है RNOR। यानी ROR की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और एक होती है हमारी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि ये क्या चीज है, अब एक एक करके ये भी हम समझेंगे कि ये क्या नई चीज आ गई भाई। हम तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट देख रहे थे, ये ROR RNOR क्या आ गया। तो अगर एक इंसान, पहले हम दो स्टेजेस से होकर गुजरते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगाने के लिए। पहले हम ये पता करेंगे कि वो इंसान जो है क्या है, रेजिडेंट है या फिर नहीं है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट होगा। और अगर रेजिडेंट है फिर हम एक और चीज पता लगाएंगे कि वो ROR है कि रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ये क्या चीजें हैं ये हम आगे एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो उससे पहले हम बेसिक कंडीशन जानते हैं, यानी अगर आपको ये पता लगाना है कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, सिर्फ ये पता लगाने के लिए रेजिडेंट या नॉन, जो हमारा स्टेज 1 था, स्टेज 1 के अंदर हम क्या चीजें पता लगा रहे थे। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम एक इंसान रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। पहले हम ये वाला स्टेज अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे पता लगाएं। वो तो हम बाद में पता लगाएंगे ना कि क्या नाम है हमारा, ROR होगा RNOR होगा, तो वो तो बाद में पता लगाएंगे। पहले तो हमें यही पता लगाना आना चाहिए कि वो इंसान रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा क्लियर होगा तो मैं आपको सेकंड स्टेज की तरफ लेकर चलूंगा। ठीक है, तो एक इंसान जो है वो रेजिडेंट तभी होगा इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी आपको दो कंडीशन दे रखी हैं, अगर उन दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ द और 2-3 कंडीशन जो भी आपकी दे रखी हैं, अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो इस इंसान को हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। और अगर वो रेजिडेंट होगा फिर आगे हम स्टेज 2 की तरफ चलेंगे, और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो हम बोल देंगे सीधा सीधा वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। सबसे पहली बेसिक कंडीशन नंबर 1 वो ये दे रखी है कि द पर्सन स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी एक इंसान जो है पिछले साल के अंदर इंडिया के अंदर या तो 182 दिन रहा हो एटलीस्ट, या फिर उससे ज्यादा रहा हो। ठीक है, अगर एक इंसान प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज से कम रहा है, इससे कम रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। और अगर वो 182 डेज या फिर 182 डेज से ज्यादा रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे देश के अंदर क्या है, रेजिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो इंडिया के अंदर रहे 200 दिन। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर वो कितने दिन रहे इंडिया के अंदर, 200 दिन रहे। तो वो इंडिया के अंदर 182 दिन से ज्यादा है, 182 डेज से ज्यादा है, ये कंडीशन थी। तो 182 से तो ज्यादा ही होता है 200, तो 200 दिन रहे हैं, तो वो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा कि वो रेजिडेंट बन जाएंगे। कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना उनकी। हमने क्या बोला था, कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उन्होंने पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी कि वो इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे। अब सेकंड आती है बेसिक कंडीशन नंबर 2, a person is resident if stayed in India for 60 days or more during the previous year and stayed in India for 365 days or more during the 4 previous year immediately before that previous year. Both condition must be satisfied. अब ये क्या बोला है, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिए पिछली बार क्या बोला था कि 182 दिन रहा है या उससे ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो वो आपका रेजिडेंट होगा, ये बोला था पिछली कंडीशन के अंदर। अब मान लीजिए एक इंसान है, वो 182 दिन से कम रहा है। ठीक है, अब जो है उसका क्या सीन है, अब ऐसा थोड़ी है कि हम उसको निकाल देंगे कि भाई तुम रेजिडेंट नहीं हो। उसके लिए हम दो कंडीशन और चेक करेंगे। बेसिक कंडीशन 2 के अंदर जो है हमारी टोटल 2 कंडीशन दे रखी हैं, और वो दोनों कंडीशन ही फुलफिल होनी जरूरी है। वो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं
तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो ये है कि 60 दिन इंडिया के अंदर रहा हो, 60 दिन या फिर 60 दिन से ज्यादा पिछले साल के अंदर, यानी कि 2025-26 की बात चल रही है ना, 2025-26 के अंदर या तो 60 दिन रहा हो या 60 दिन से ज्यादा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इंसान 70 दिन रहा, ठीक है। एंड यहाँ पर याद रखिएगा और नहीं है, एंड है, यानी कि ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। इस कंडीशन के साथ साथ जो है आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोल रखी है, सेकंड कंडीशन ये बोल रखी है कि वो इंडिया के अंदर रहा हो 365 दिन या फिर उससे ज्यादा ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली बिफोर दैट प्रीवियस ईयर। मान लीजिए 2025-26 हमारा प्रीवियस ईयर था, उससे पहले हमारा कौन सा आया होगा, 2024-25, है ना। उससे पहले क्या रहा होगा हमारा, 2023-24। उससे पहले हमारा क्या रहा होगा, 2022-23। उससे पहले हमारा क्या रहा होगा, 2021-22। अब ये जो पिछले 4 साल हैं, यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर है, इसको बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। और ये जो इसके पिछले 4 साल हैं, इससे भी पुराने 4 साल हैं, इसको बोला जाएगा प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली बिफोर दैट प्रीवियस ईयर। क्या बोला जाएगा इसको, प्रीवियस ईयर इमीडिएटली बिफोर दैट प्रीवियस ईयर। यानी कि वो 4 साल जो पिछले, मतलब जो प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल है, उन 4 सालों के अंदर वो या तो 365 दिन इंडिया के अंदर रहा हो या 365 दिन से ज्यादा रहा हो, तभी वो हमारी बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेगा। मान लीजिए एक इंसान जो है 400 दिन रहा है, ठीक है, इन 4 सालों में, और पिछले साल रहा है वो 70 दिन, तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट बोला जाएगा। और मान लीजिए एक इंसान जो है 35 दिन रहा है, तो यही बेसिक कंडीशन उसकी यहाँ पर अनफुलफिल हो गई, तो जो है हम उसको बोलेंगे कि अब नॉन रेजिडेंट है। अब मान लीजिए 35 डेज नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ 70 डेज रहा है, चलो ठीक है, मगर यहाँ 400 दिन नहीं रहा, यहाँ 300 दिन रहा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब भी वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो दोनों समझना क्या है, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक कंडीशन से आपका काम नहीं चलने वाला है, दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, दिमाग में बिठाए रखिए। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कि वो इंसान जो है हमारे देश के अंदर 182 डेज या फिर 182 डेज से ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर नहीं रहा है, 182 डेज नहीं रहा है, तो हम उसको बोल देंगे नॉन रेजिडेंट है। मगर ऐसे ही नहीं बोल देंगे, फिर हम चलेंगे 182 डेज से मान लीजिए कम है, सिर्फ 180 दिन है, तो हम चलेंगे बेसिक कंडीशन 2 की तरफ। बेसिक कंडीशन 2 के अंदर हम दो चीजें उसकी देखेंगे, वो दो चीजें ये देखने वाले हैं कि क्या वो 60 दिन इंडिया के अंदर पिछले साल रहा है या नहीं, या 60 दिन से ज्यादा रहा है या नहीं, और उन पिछले साल से पुराने जो पिछले 4 साल हैं उसके अंदर 365 दिन या 365 दिन से ज्यादा रहा है या नहीं। दोनों में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड होती है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो हम उसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। दो या फिर दोनों ही कंडीशन कैंसिल हो जाए तो नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। और अगर दोनों ही फुलफिल हो रही हैं, दोनों का ही फुलफिल होना जरूरी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तभी उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देकर आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, वो जो है इंडिया के अंदर 2025-26 के अंदर 90 दिन रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन बेसिक कंडीशन 2 की जो है, पहली कंडीशन हमारी दो कंडीशन है, देखते हैं ये दोनों फुलफिल होती हैं या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या थी, 60 दिन की, है ना, 60 दिन की थी, बट ये क्या है 90 दिन रहा है, तो ये कंडीशन हो गई फुलफिल, ठीक है। अब बेसिक कंडीशन 2 के अंदर क्या बोल रखा है, पहले तो हम इसके अंदर बेसिक कंडीशन 1 देखते हैं। बेसिक कंडीशन 1, तो पिछले साल वो 90 दिन रहा है, 90 दिन रहा है, बट वो हमारी कंडीशन क्या होती है 182 डेज की, बट वो 90 दिन रहा है, तो बेसिक कंडीशन 1 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली वो नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है। बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली वो नॉन रेजिडेंट हो गया। मगर हम सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 तक नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बेसिक कंडीशन 2 के ऊपर। बेसिक कंडीशन 2 के अंदर उसने क्या बोल रखा है कि वो 90 दिन रहा है, तो हमारी कंडीशन होती है 60 दिन की, बट वो 90 दिन रहा है, तो पहली बेसिक कंडीशन हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे बोला कि वो जो है पिछले 4 सालों के अंदर 500 दिन रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर क्या क्या होना चाहिए, हमारा टोटल 365 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, बट वो रहा है 500 दिन,
तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। ए और बी, कंडीशन ए और कंडीशन बी लिख देते हैं हम। कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों हमारी फुलफिल हो गई हैं। तो ये इसका जो है ये 60 दिन से ज़्यादा भी रहा है, 365 दिन से भी ज़्यादा रहा है, तो ये रेजिडेंट होगा। भले से ये बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली नॉन रेजिडेंट हो, बट बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल हो रही है। और हमने ऊपर क्या देखा था, और देखा था, या तो बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल होनी चाहिए या बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो हमारा रेजिडेंट होगा। अब हमारा जो है बेसिक कंडीशन 1 तो फुलफिल नहीं हो रही थी, बट बेसिक कंडीशन 2 फुलफिल हो रही थी, तो वो अब हमारा इंसान क्या होगा, रेजिडेंट होगा। मान लो एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। वो क्या है, वो ऐसा है कि एक इंसान जो है बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली कि वो जो है इंडिया के अंदर पिछले साल 200 दिन रहा है, अब 182 डेज और 200 दिन। चलो, तो बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल हो गई, रेजिडेंट होगा। अब मान लो मैं इसको जो है बेसिक कंडीशन 2 के अकॉर्डिंगली देखता हूँ। बेसिक कंडीशन 2 के अकॉर्डिंगली दो कंडीशन होती हैं आपकी, ए और बी। ए के अंदर क्या बोलता है, 90 दिन रहना चाहिए, और बी के अंदर आपको क्या बोलता है, 365 दिन रहना चाहिए। मान लो ये तो आपकी फुलफिल हो गई, 200 दिन रहा है। अब मान लो 300 दिन रहा है, ठीक है, और नहीं हुई इसकी कंडीशन फुलफिल, तो बेसिक कंडीशन 1 के अकॉर्डिंगली तो रेजिडेंट होगा, ठीक है ना। बट बेसिक कंडीशन 2 के अकॉर्डिंगली वो नॉन रेजिडेंट हुआ, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या मानेंगे, बेसिक कंडीशन 1 मानेंगे, ठीक है। पहले दो, और क्योंकि हमारी जो है दोनों में से एक जगह ही रेजिडेंशियल स्टेटस की जो है वो चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर ये बोल रखा है कि अगर दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं हुई, ना बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल होती है हमारी, मान लीजिए एक इंसान जो है 50 दिन रहा है इंडिया के अंदर, तो बेसिक कंडीशन 1 का अकॉर्डिंगली क्या है, 182 डेज, और वो रहा है सिर्फ 50 दिन, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। और बेसिक कंडीशन 2 देखेंगे हम। बेसिक कंडीशन 2 के अकॉर्डिंगली ए में क्या बोला जाता है कि 90 दिन रहा है 50 दिन, तो ये भी नहीं हुई। और बी के अंदर क्या बोला है, 90 दिन, और मान लो यहाँ पर 365 दिन ही, वो 365 दिन होता है, जो 370 दिन ही रहा हो, तो यहाँ पर दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही। तो ना ये हो रही फुलफिल, ना ये हो रही फुलफिल, तो जब दोनों ही फुलफिल नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अब कहीं कहीं पर जो है ना एक्सेप्शन दी जाती है, जो 60 दिन का रूल है ना, उसको रिप्लेस किया जाता है 182 डेज से। कुछ कुछ खास सिचुएशन होती है, ये याद रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ खास सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको जो है बेसिक कंडीशन 2 के अंदर, बेसिक कंडीशन 2 के अंदर जो 60 डेज का रूल है, ठीक है, ए वाले पार्ट में, जो बेसिक कंडीशन 2 का ए वाला पार्ट है उसके अंदर जो 60 डेज का रूल है, उसको चेंज कर दिया जाता है 182 डेज से। और ये कहाँ कहाँ होता है, ये सिर्फ किसी किसी खास कंडीशन में होता है, कुछ कुछ सिचुएशंस के अंदर होता है, ठीक है। कुछ कुछ क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको रिलीफ चाहिए होता है, कुछ जो है हमारे, अब कौन कौन से एक्सेप्शन है एक एक करके समझते हैं, एक एक करके क्लियर कर लेते हैं आपकी। तो पहली एक्सेप्शन ये दे रखी है कि एक इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया को छोड़कर जाने वाला है, यानी इंडिया को छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो दूसरे देश में जाकर नौकरी करने के लिए, या फिर वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का। यानी कि अगर वो दोनों में से एक है, यानी या तो वो इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ रोजगार के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए 182 डेज का रूल लगेगा। और अगर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है तो इन लोगों के लिए भी क्या होता है, 182 डेज का रूल होता है। दो लोगों के लिए हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन के अंदर जो होती है, दो लोगों के लिए मेनली रूल बताया गया है। एक इंसान अगर बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, या फिर वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, तो यहाँ पर जो है इन लोगों का जो है हम 60 दिन चेक नहीं करेंगे, हम इनके कितने चेक करेंगे, 182 डेज ही चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 60 दिन का रूल अप्लाई इन लोगों के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर राज जो है वो इंडिया को छोड़कर जाने वाले हैं कनाडा, और कनाडा के अंदर जाकर वो करने वाले हैं जॉब। अब इंडिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 100 दिन रहे हैं, लास्ट ईयर के अंदर कितने दिन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन रहे हैं। नॉर्मली अगर हम बेसिक कंडीशन से देखें, बेसिक कंडीशन अगर हम 2 देखें, बेसिक कंडीशन 2, तो उसके अंदर 60 दिन का क्राइटेरिया होता है, और वो 100 दिन रहे हैं, तो बेसिक कंडीशन 2 का जो ए पार्ट है वो हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। बट जो है ये क्या है, इनकी कंडीशन क्या दे रखी है, एक्सेप्शन वाले लोग हैं, एक्सेप्शन वाले लोग हैं, एक्सेप्शन वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं अब्रॉड, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं अब्रॉड, इंडिया को छोड़ रहे हैं कि मैं बाहर जाकर नौकरी करूंगा। अब जो है ये 100 डेज के लिए बाहर जा रहे हैं, तो 100 डेज जो है 60 से जो है बेसिकली ज़्यादा है, तो उनको रेजिडेंट होना चाहिए।
क्योंकि फिर अगर हम पिछले 4 साल की देखें, क्योंकि पिछले 4 साल वो इंडिया के अंदर ही रहे हैं, तो उनका जो कंडीशन है वो फुलफिल ही हो रही होगी। आज तक वो इंडिया को छोड़कर नहीं गए, हम ये समझ के चलते हैं वो पहली बार जा रहे हैं और अब तक इंडिया के अंदर वो 100 दिन रह चुके हैं। बट ये एक एक्सेप्शन है, तो रिक्वायरमेंट कितनी की बन जाएगी, 182 डेज की बन जाएगी। तो इंडिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 100 दिन रहे हैं, तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा कि आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो। आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी कि अगर कोई भी इंसान या तो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, या फिर जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है अब्रॉड, तो उन लोगों के लिए हमें 60 दिन का क्राइटेरिया ना लेकर कितने दिन का क्राइटेरिया से चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन 2 का ए पार्ट 182 डेज से ही उनका चेक करा जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब सेकंड एक्सेप्शन समझते हैं। यानी कि कोई इंडियन सिटीजन है या फिर कोई पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ है, वो इंडिया को आ रहा है, यानी कि इंडिया की तरफ आ रहा है, यानी कि या तो वो पैदा ही इंडिया के अंदर हुआ है या फिर उसका ओरिजिन इंडिया से, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको जो है हम अभी आगे से अच्छे से समझेंगे, इंडियन ओरिजिन का पर्सन किसको बोला जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इन क्वेश्चंस के लिए। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह अभी समझते हैं हम। तो ये जो 60 दिन की कंडीशन है वो भी 182 डेज के लिए बन जाएगी। ठीक है ना, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट फॉर हायर इनकम इंडिविजुअल अंडर रिसेंट प्रोविजन, यानी अभी कुछ हाल फिलहाल में प्रोविजन आए, उनके लिए मोस्टली जो है, जो इन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके लिए कुछ चेंजेस हैं, उनके लिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन है आपकी, दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 1 के अंदर क्या बोला गया आपका, एक्सेप्शन 1 के अंदर बोला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड जा रहा है या फिर क्रू मेंबर है, तो दो कंडीशन है, तो 182 डेज को, 60 डेज को क्या माना जाएगा, 182 डेज। और एक्सेप्शन 2 के अंदर क्या बोला कि कोई इंडियन सिटीजन है, बाहर रहता है, वो दूसरे मुल्क में रहता है, कनाडा में रहता है वो इंडियन सिटीजन, मगर वो इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया के अंदर विजिट कर रहा है। और दूसरी बात है, या तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हम अभी अच्छे से समझने वाले हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही समझ लेते हैं। यानी अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हम उसको उस इंसान को बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं, या तो वो खुद, मान लीजिए या तो वो खुद है, एक इंसान है मिस्टर ए, या फिर उसके पेरेंट्स, यानी कि उसकी मदर या फिर फादर। ठीक है, या तो उसकी मदर या फिर उसके फादर। ठीक है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, या तो इसकी मदर के मदर फादर। ठीक है, या तो इसके फादर के मदर फादर, यानी कि इसके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, फादर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मदर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स। इन 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लोगों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया किसे बोलते हैं, जो पहले हमारा 1947 से पहले का इंडिया था, 1947 से पहले का इंडिया था, जिसके अंदर आपका पाकिस्तान वगैरह ये बांग्लादेश सब इंक्लूड था, जब हमारा डिवीजन नहीं हुआ था। ठीक है ना, इंडिया के अंदर डिवीजन नहीं हुआ था, इंडिया के अंदर पार्टीशन नहीं हुआ था, तब का जो है वो रहने वाला हो, या तो वो खुद पार्टीशन के दौर के अंदर, पार्टीशन से पहले इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स पार्टीशन से पहले इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं पार्टीशन से पहले इंडिया के अंदर पैदा हुए हों। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक है, या तो उसके दादा परदादा जो है, परदादा नहीं सिर्फ दादा जो है, वो जो है इंडिया के अंदर पैदा हुए थे 1947 से पहले। ठीक है ना, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुए थे, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक जो है, एक वहां पर पैदा हुआ था, क्या नाम है, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, या फिर वो खुद ही जो है अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुआ था, 1947 से पहले पैदा हुआ था, तो उस इंसान को क्या बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर होगी कि किस इंसान को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल प्रोविजन जो हैं, जो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर दिए गए हैं, तो कुछ इंडियन सिटीजन जो होते हैं, या फिर जो हमारे नॉर्मल इंडियन सिटीजन है, या फिर जो पीआईओज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है, और जो है और उनकी जो है इनकम जो है थ्रेश होल्ड से ज़्यादा आती है जितनी उनकी इनकम होनी चाहिए थी, मतलब जो टैक्सेबल इनकम उनकी बन रही है, तो उनके लिए जो है अब 182 डेज 120 डेज कर दिया गया है। यानी उन लोगों के लिए 182 डेज कर दिया गया है। 182 डेज से क्या कर दिया गया है, 120 डेज कर दिया है। ठीक है ना,
तो हमें फाइनेंस एक्ट को भी देखते हुए चलना है, क्योंकि आपकी जो है एग्जैक्ट लिमिट जो है इंडिया मैंने ये ऐसी चीज़ बताई है आपको कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है ये हम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है ना चेंजेस आते जाते हैं। तो आपको देखते हुए चलना है कि कहाँ पर जो है कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब जो है 120 दिन का रूल लगेगा किसके लिए, एक्सेप्शन 2 के लिए। एक्सेप्शन 2 के लिए जो है आपका कितने दिन का लगेगा, 120 डेज का रूल लगेगा, ठीक है ना। 182 डेज का रूल नहीं लगेगा, सिर्फ एक्सेप्शन 1 जो थी हमारी उसके लिए जो है 182 डेज का रूल लगेगा। और जो है एक्सेप्शन 2 जो थी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं उसके अंदर क्या लगेगा, वन जो है 182 डेज का रूल लगेगा। अब ये जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीम रेजिडेंट वगैरह का वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने सोचा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टेंशन मत ले, आराम आराम से करते हुए चलेंगे। बट जो है हम बहुत बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं अपने माइंड के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें डीन फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कंटिन्यू में, डीम प्रेसिडेंट को हम समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी PDF चाहिए टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड पिन कमेंट तीनों जगह मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप।